वेलकम टू द अल्फा फेज क्लासेस। मैं रश्मि सिंह द अल्फा फेज क्लासेस पे आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चे आज क्या है कि मैं क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट चैप्टर जो हमारा केमिस्ट्री में है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग में उसे पढ़ा रही थी और ये हमारा लगभग ये पार्ट खत्म ही हो गया है। तो क्या है कि आज जो मैं आपको बच्चे पढ़ाऊंगी वो क्या है कि कुछ क्वेश्चंस मैं इस चैप्टर से लेकर के रिलेटेड आई हूँ जो बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और बहुत इजी भी हैं। और आप यहाँ से जो मैं आपको बताऊंगी आप नोटबुक लेकर के भी रखेंगे, ये आप वहाँ पे उसे नोट डाउन भी करते रहेंगे क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एग्जामिनेशन में भी काफी ज्यादा आते हैं। तो क्या है जो हमारा चैनल है द अल्फा फिजिक्स क्लासेस पे बच्चे आप जानते हैं कि इस चैनल पे आपको क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक की आपको होल साइंस पढ़ाई जाती है, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। तो अगर आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं बच्चे तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं या फिर हमें बताते हैं तो क्या होता है कि हमें वहां से मोटिवेशन मिलती है और हम इससे भी और बेटर करने की कोशिश करते हैं। ओके बच्चे, तो आज क्या है कि मैटर इन आवर सराउंडिंग्स जो हमारा चैप्टर था, फर्स्ट जो चैप्टर क्लास 9 का जो था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर के आई हूँ और उसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगी यहाँ पे और मैं बताऊंगी अगर ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जामिनेशन में आते हैं तो आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और याद रखेंगे बच्चे जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ से करवाऊंगी सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे और अच्छे क्वेश्चंस हैं। ओके, शॉर्ट क्वेश्चन मैं सबसे पहले आज वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनवाऊंगी, फिर शॉर्ट होगा, फिर लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, फिर एमसीक्यू, टोटल हर तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे ताकि अगर एग्जाम आपके आए तो फिर क्या है कि यहाँ पे जितने क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं अगर वो भी आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप एवरेज नंबर तो लेकर के आ ही जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा इस चैप्टर से आते हैं वो सबसे फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होते हैं बच्चे वो होते हैं व्हाट इज मैटर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मैटर क्या होते हैं, व्हाट इज मैटर, तो मैटर मैंने आपको क्या पढ़ाया था, द एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास। कोई भी सबस्टेंस जो स्पेस ऑक्युपाई करते हैं और उनका मास होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। तो चलिए यहां से लिखते हैं एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास। अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाता है तो आप कुछ भी दे सकते हैं, पेन, पेंसिल, कुछ भी आप एग्जाम्पल लीजिए ना। जो भी आप देख रहे हैं कि हमारे अगर सराउंडिंग्स में प्रेजेंट है, हमारे एटमॉस्फेयर, हमारा यूनिवर्स में प्रेजेंट है और उनका कुछ ना कुछ मास है, वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हैं, इट मींस वो क्या है, मैटर है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सबसे पहला क्वेश्चन ये आपसे पूछे जा सकते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है वो आपसे ये पूछा जा सकता है, स्टेट different state of matter, state different state of matter with example। ठीक है, स्टेट डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर विथ एग्जाम्पल, यानी कि कितने स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, कितने स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। तो स्टेट्स ऑफ मैटर बच्चे 5 होते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर कितने होते हैं, 5 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कांस्टेंट। लेकिन हम क्या है, हम सिर्फ 3 को ही पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस को। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता है कि स्टेट डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर तो हम सीधे लिखेंगे देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर कितने होते हैं बच्चे, कितने होते हैं बच्चे, 3 होते हैं। फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएंगे, सेकंड हमारा क्या हो जाएंगे बच्चे, लिक्विड हो जाएंगे एंड थर्ड हमारा क्या हो जाएंगे बच्चे, गैसेस हो जाएंगे। अब चलिए तीनों के एग्जाम्पल भी आपको बोला गया है। सॉलिड में आप ले लीजिए चौक जिसे हम लिख रहे हैं उसी का एग्जाम्पल लेते हैं। लिक्विड में आप वाटर डेली यूज करते हैं, बिल्कुल सही। और गैसेस में एयर जो आप डेली यूज करते हैं। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ से पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला कि बहुत शॉर्ट क्वेश्चन मैं आज आपको करवाऊंगी, जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उस तरह के क्वेश्चन मैं आज आपको करवाऊंगी। किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से छोटे छोटे टाइप में पूछे जा सकते हैं। चलिए ठीक है, थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज डिफ्यूजन।
व्हाट इज डिफ्यूजन, यानी कि डिफ्यूजन क्या होते हैं, व्हाट इज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या बोला जाता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू सबस्टेंस ऑन इट्स ऑन, दो सबस्टेंस अगर अपने आप मिल जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। और अगर इसका बहुत तरह के एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि परफ्यूम लगाते हैं उसका स्मेल आने लगता है, खाना बनाते हैं उसका स्मेल आने लगता है, अगर बत्ती जलाते हैं वो एयर के साथ में मिक्स हो जाता है। तो मिक्सिंग ऑफ टू सबस्टेंस, दो सबस्टेंस अगर एक दूसरे से मिक्सड हो रहे हैं अपने आप, तो हम उसे क्या बोलेंगे बच्चे, डिफ्यूजन बोलेंगे। तो हम उसे इस तरह से लिख सकते हैं, इंटर mixing of two substance on its own, जो अपने आप दो सबस्टेंस अगर एक दूसरे से मिल जाते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं बच्चे, डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, what happens to the rate of diffusion if the temperature is increased। ठीक, क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए कि डिफ्यूजन हो रहा है, गुड, अच्छी बात है, लेकिन अगर हम उस सॉल्यूशन का या उस सब्सटेंस का टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होंगे। तो देखिए डिफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि सबस्टेंस जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूविंग रहता है। जब पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूविंग रहते हैं, वो मूव कर रहे होते हैं, यानी कि उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ प्रेजेंट होती है। लेकिन जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं बच्चे, सबस्टेंस की काइनेटिक एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास एक सबस्टेंस था, तो मान लीजिए इसमें इस तरह से आपके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, इस तरह से आपको मान लीजिए कि जो भी पार्टिकल्स आपके हों, ठीक है ना, इस तरह से मान लीजिए कि आपके पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो पार्टिकल्स का तो नेचर होता है कि दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, हमेशा मूवमेंट में होते हैं। तो जब ये कॉन्स्टेंटली मूविंग होता है तो एक तो ये ऑलरेडी कॉन्स्टेंटली मूविंग है, उसके बाद भी अगर आप टेम्परेचर दे रहे हैं तो टेम्परेचर क्या करेगा, इनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को और हटा देगा, स्पेस ज्यादा लेकर जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर और भी ज्यादा दूर हो जाएंगे तो इनका काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा बच्चे, बढ़ जाएंगे। और जैसे इसका काइनेटिक एनर्जी इसका इंक्रीज होता है तो डिफ्यूजन भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, इंक्रीज कर जाएंगे। इट मींस क्या हुआ यहाँ पे, if the temperature is increased then the rate of diffusion also increases। ठीक है ना, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या हो जाएंगे बच्चे, इंक्रीज कर जाएंगे। गुड, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, लेकिन आप पढ़े हुए रहेंगे तभी तो आपको क्वेश्चंस आएंगे। जब आप पढ़ेंगे ही नहीं तो क्वेश्चन कहां से आपके पास में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, फिफ्थ क्वेश्चन है, वो ये है, नेम द स्टेट ऑफ मैटर दैट हैव। क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा कि मैंने क्या क्वेश्चन लिखा है और क्या इसमें पूछा जा रहा है। दैट हैव द टेंडेंसी टू maintain shape and volume। आपने पढ़ा है कि स्टेट ऑफ मैटर 3 होते हैं, सॉलिड होता है, लिक्विड होते हैं एंड गैसेस होते हैं। तो ये जो हमारा है यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैसेस जो हमारे यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर है, तो इनमें कौन सा ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है बच्चे जो शेप और वॉल्यूम को फिक्स रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। बहुत सिंपल है, सॉलिड। सॉलिड क्या करते हैं बच्चे, सॉलिड में उसका सॉलिड का शेप और वॉल्यूम दोनों ही फिक्स्ड होते हैं। ओके, लिक्विड जो होते हैं इनका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, वॉल्यूम क्या होते हैं, फिक्स्ड होता है, बट शेप फिक्स्ड नहीं होता है।
गैसेस का क्या होता है प्रॉपर्टी, इसमें वॉल्यूम और शेप दोनों ही फिक्स्ड नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आते हैं तो सीधे लिखेंगे सॉलिड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके शेप और वॉल्यूम दोनों मेंटेन्ड होते हैं और फिक्स्ड भी होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है डिफाइन मेल्टिंग पॉइंट। डिफाइन मेल्टिंग पॉइंट, अगर आपको बोल दिया जाए कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, ये आपको डिफाइन करना है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चे, ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे सॉलिड किसमें चेंज हो रहे हो, लिक्विड में। मेल्ट, मेल्ट मतलब पिघलना, इट मींस क्या हुआ, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है। तो वैसा टेम्परेचर, दैट टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहे हैं, दैट टेम्परेचर इज नोन एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो लिख सकते हैं temperature at which solid changes into liquid, यानी कि वैसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहे हैं, दैट फिक्स टेम्परेचर या दैट टेम्परेचर इज नोन एज द मेल्टिंग पॉइंट। गुड। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आते हैं बच्चे वो आते हैं डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट। डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट से आप क्या समझ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे सबस्टेंस बॉइल हो रहा है। बॉइलिंग पॉइंट से आप क्या समझ रहे हैं बच्चे, यहाँ पे सबस्टेंस बॉइल हो रहा है। इट मीन्स टेम्परेचर at which liquid changes into gases और vapor, ठीक है ना। वैसा सबस्टेंस नहीं, वैसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे लिक्विड गैसेस या फिर हम उसे वेपर भी बोल सकते हैं चेंज हो रहे हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे बच्चे, इसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से डेफिनेशन छोटा छोटा टर्म आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है 8 में define latent heat of fusion। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होते हैं, ठीक है ना। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg of solid into liquid without increasing temperature। विदाउट इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर आपसे पूछा जा सकता है बच्चे व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होते हैं, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अगर आपसे पूछा जाता है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होते हैं वो एक ऐसे हीट एनर्जी को बोला जा रहा है जो हीट एनर्जी क्या करते हैं, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं विदाउट इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। क्योंकि आप जानते हैं कि जो लेटेंट हीट होता है उसे हम लोग हिडन एनर्जी भी बोलते हैं। ये छुपा हुआ होता है, ये दिखता नहीं है। मान लीजिए अगर कोई सबस्टेंस आपके पास में है और अगर वहां पे हम अगर लेटेंट हीट दे रहे हैं तो वो उस टेम्परेचर उस जो हमारा सबस्टेंस है उसके टेम्परेचर को वो इंक्रीज नहीं करता है, लेकिन उनके मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको वो ब्रेक कर देता है। और ब्रेक करने के बाद क्या होते हैं कि जो कोई भी जो स्टेट ऑफ मैटर होते हैं वो अपने स्टेट को चेंज कर लेते हैं। जैसे कि अगर सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहे हैं तो दैट टाइप ऑफ latent heat is known as latent heat of fusion। यानी कि the heat energy यानी कि उतना heat energy required to convert, वैसा heat energy या इतना heat energy required हो जिसमें 1 kg solid liquid में change हो गया तो उसे हम बोलेंगे latent heat of fusion। गुड।
आई होप बच्चे आपको समझ में आ रहे होंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 8, ठीक है ना। define latent heat of vaporization। latent heat of vaporization, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, the heat energy required to convert 1 kg liquid into gases without increasing its temperature। अगर 1 kg लिक्विड अगर गैसेस में चेंज हो रहा है बिना टेम्परेचर को इंक्रीज किए हुए, तो जो हीट एनर्जी होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी है, आप देख रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ हो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप पढ़े हुए होंगे बच्चे तो ही आप इसके आंसर दे पाएंगे। अगर आप नहीं पढ़े हुए हैं तो इसका आंसर देना आपके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत। इसका क्या, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप तभी ना दे पाएंगे बच्चे जब आपको वो चीज आते हो। जब आपको आता ही नहीं है तो आप आंसर कहां से देंगे, वही बातें हैं यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 है, वो है व्हाट इज सब्लिमेशन। अच्छा ये बताइए, मैंने आपको इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसमें सब्लिमेशन मैंने आपको बताया था कि सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होते हैं जिस प्रोसेस में सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैसेस एंड गैसेस डायरेक्टली चेंजेस इनटू सॉलिड। यानी लिख सकते हैं प्रोसेस in which solid directly changes into gases and gases directly changes into solid। ठीक है ना, वैसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो रहे हो और गैस डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो रहे हो, दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। गुड, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, व्हाट इज ड्राई आइस। ड्राई आइस किसे बोला जाता है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बच्चे ड्राई आइस बोला जाता है। किसे बोला जाता है? सॉलिड। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं बच्चे, वो हमारे एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? गैसेस के फॉर्म में होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं कि वो ड्राई आइस के फॉर्म में भी। ड्राई आइस क्या होता है? फिर हम बोल रहे हैं कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम गैसेस को सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? वो अगर मान लीजिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अगर उस पे अगर हम प्रेशर बढ़ा दे, प्रेशर को बढ़ा दे और कूलिंग इफेक्ट उस पे अगर हम ज्यादा दे देते हैं तो वो किस में चेंज हो जाते हैं बच्चे? ड्राई आइस में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ लिख दीजिए आप ड्राई आइस इज obtained by cooling and applying pressure on CO2 गैस। ठीक है ना,
उसी को क्या बोला जाता है, ड्राई आइस। अगर आपसे सिंपली कोई पूछता है बताइए कि ड्राई आइस क्या होते हैं, तो आपको बोलना होगा कि जो ड्राई आइस होते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोला जाता है। ओके, बिल्कुल सही, आपका आंसर बिल्कुल सही है कि सॉलिड जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उसे ड्राई आइस बोला जाता है। ओके बच्चे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, वो क्या है, व्हाट इज ह्यूमिडिटी। मैंने ये आपको पढ़ाया है, मैंने आपको क्या बोला था, ह्यूमिडिटी क्या होते हैं। जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है बच्चे, एयर प्रेजेंट है, एयर में वाटर वेपर भी होते हैं क्योंकि जो इवापोरेशन तो ऑलवेज होते रहता है, तो एयर में प्रेजेंट जो वाटर वेपर होते हैं उसी को क्या बोला जाता है, ह्यूमिडिटी। व्हाट इज ह्यूमिडिटी, presence of water vapor in air, presence of water vapor in air known as humidity। ओके बच्चे, यानी कि वाटर वेपर में जो एयर प्रेजेंट होता, एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं उसी को क्या बोला जाता है बच्चे, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव टू प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। गिव, चलिए सॉलिड में तीनों का ले लेते हैं, तीनों ही स्टेट ऑफ मैटर का ले लेते हैं, ठीक है ना। टू प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस विथ एग्जाम्पल्स। आपको एग्जाम्पल भी ले लेना है, ठीक है ना। चलिए मैं लिखती हूँ, ये हमारा क्या हो गया बच्चे, सॉलिड हो गया, ये हमारा क्या हो गया बच्चे, लिक्विड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, गैसेस। चलिए सिंपल वाला नहीं बताएंगे, थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा जो अच्छा हो। सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एक दूसरे से काफी ज्यादा अटैच होते हैं, इनके दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काफी ज्यादा होते हैं। लिक्विड में इंटरमीडिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है लेकिन सॉलिड से कम होते हैं बट गैसेस से ज्यादा होता है, ठीक है ना। मिनिमम सबसे कम होता है क्योंकि इसके पार्टिकल्स एक दूसरे से काफी दूर होते हैं, ठीक है ना। मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है बच्चे, ये हो गया। अच्छा बताइए, सॉलिड में डिफ्यूजन का रेट बहुत स्लो होगा, इसमें लिख देते हैं स्लोएस्ट डिफ्यूजन काफी कम होगा, काफी कम, बहुत कम होगा, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है वो तो ज्यादा मोशन में होते नहीं है, वो अपने जगह पे रख करके वाइब्रेट करते हैं, इस तरह से वाइब्रेट करते हैं, तो ज्यादा मोशन में नहीं होने के कारण उसका डिफ्यूजन का रेट भी क्या हो जाएंगे बच्चे, कम हो जाएंगे। यहाँ भी डिफ्यूजन होता है बट स्लो डिफ्यूजन होते हैं। कैसा डिफ्यूजन होता है, स्लो डिफ्यूजन होते हैं, बट यहाँ पे सबसे फास्टेस्ट डिफ्यूजन होता है क्योंकि इसके पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत 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 कोसों दूर होते हैं, ठीक है ना। चलिए सॉलिड का एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास में चौक है, मैं इसी का लेती हूँ। आपके हाथ में क्या होंगे, पेन होंगे, तो मैंने पेन का एग्जांपल सॉलिड है। चलिए लिक्विड का लेते हैं, वाटर, अल्कोहल। इसका लेते हैं एयर हो गया, ऑक्सीजन, CO2, ठीक है ना। तो इस तरह से हम बता सकते हैं
सॉलिड लिक्विड गैसेस की प्रॉपर्टी क्या क्या, ऐसे प्रॉपर्टीज तो काफी ज्यादा होती है, मैंने आपको पूरा डिटेल में लेक्चर मैंने आपको पढ़ा रखा है। अगर आपको किसी भी तरह का परेशानी है मेरे लेक्चर, अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चन मैं आपको बना रही हूँ और आपको समझ में नहीं आ रहा, या आपसे नहीं बन रहा, इट मीन्स क्या है कि आपने सही से पढ़ाई नहीं कर रखा है, तो आप क्या कर सकते हैं बच्चे कि मेरे जो डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको हर एक पार्ट का बहुत डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो आप वहां से मेरे वीडियो को देख सकते हैं। ओके बच्चे, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, what will happen if pressure is decreased if pressure is decreased on solid carbon dioxide, जिसे कि हम ड्राई आइस भी बोलते हैं। जैसे कि ज्यादा प्रेशर देकर के मैंने उसे सॉलिड में चेंज कर दिया, लेकिन अगर हम प्रेशर को हटा देंगे, जैसे ही आप प्रेशर को हटाएंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल लीजिए ना, जैसे ये मान लीजिए कि एक है, ठीक है, इसको प्रेशराइज करके पूरा इसमें हम पूरे मॉलिक्यूल्स को भर दिए हैं, ठीक है ना, पूरा नहीं मानते हैं, थोड़ा सा सॉरी इस तरह से नहीं बता सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका है, ठीक है ना, इसमें इतना दूर पूरा ठूस के मॉलिक्यूल्स भर दिए हैं, ठीक है ना, इधर आपका खाली है, तो अगर प्रेशराइज करके इसको कर देते हैं, ठीक है ना, तो ये तो अपना स्टेट चेंज कर लेगा, क्योंकि इसको मॉलिक्यूल्स नजदीक आ जाएंगे, नजदीक आने का इनका स्टेट चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ से मान लीजिए ऊपर से किसी चीज से हम दबा रहे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ से प्रेशर को हटा देते हैं, प्रेशर हटाएंगे तो ये सब जगह मूव करने लगेगा, पूरा का पूरा मूव करेगा, तो क्या इसके पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, तो वो अपने स्टेट को चेंज कर लेगा। तो अगर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड अपना स्टेट चेंज करता है, तो क्या वो लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होते हैं? नहीं, क्योंकि ये सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है, रिमेंबर रखना है, ये किसका एग्जांपल है? सब्लिमेशन का। क्योंकि जो गैस थे, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड था, जब उसे हम ज्यादा प्रेशर दिए तो क्या वो लिक्विड में चेंज हुआ था? नहीं, वो डायरेक्टली सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया था। तो अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, इफ प्रेशर इज डिक्रीज्ड, अगर हम प्रेशर को डिक्रीज्ड करते हैं, इफ प्रेशर इज डिक्रीज्ड, देन solid CO2 is converted into CO2 gas, because here sublimation takes place। यहाँ क्या होते हैं? सब्लिमेशन प्रोसेस होता है, यानी कि वैसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज होते हैं बच्चे, और गैस डायरेक्टली किस में चेंज होते हैं? सॉलिड में चेंज होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएंगे? 15। Name any three substance that show sublimation, यानी कि 3 ऐसे सब्सटेंस का नाम बताना है जो सब्लिमेशन करते हैं। सबसे फर्स्ट कैम्फर, कपूर, ठीक है, नफ्थलीन बॉल, ठीक है, नफ्थलीन बॉल, ठीक है। थर्ड हो गया हमारा अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। आप ड्राई आइस भी दे सकते हैं इसके जगह पे, क्योंकि वो भी क्या करते हैं? डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज होते हैं, और गैस किस में चेंज होते हैं?
सॉलिड में चेंज होता है, ठीक है ना। ये तो अब इसमें भी आप सब्लिमेशन का एग्जांपल आप दे सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, a sponge is a solid but we can compress easily। बोला जा रहा है बच्चे कि स्पंज होते हैं वो एक सॉलिड होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन फिर भी हम उसे कंप्रेस क्यों करते हैं? होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि जो सॉलिड होते हैं उसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज्यादा एक दूसरे के नजदीक होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, स्पेस कम होते हैं, जिस कारण से उसका कंप्रेसिबिलिटी जो होता है वो बहुत कम हो जाते हैं, नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होते हैं। तो फिर क्या है कि फिर हम स्पंज को क्यों कंप्रेस करते हैं? इसलिए कंप्रेस करते हैं बिकॉज in internal part of a sponge there is small pores are present। इसमें क्या होते हैं बच्चे कि जो स्पंज होते हैं, स्पंज का जो अंदर का पार्ट जब आप देखेंगे तो जब आप मान लीजिए स्पंज उसको काटने के बाद आप अंदर का पार्ट देखते हैं तो उसमें छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं, और वही पोर्स होने के कारण अगर ऊपर से दबाते हैं तो नीचे में जो पोर्स खाली है उस जगह में जाकर के वो दबता है, इसीलिए वो कंप्रेस्ड होते हैं, बट वो है क्या? सॉलिड ही है। कुछ कुछ ऐसे एक्सेप्शन होते हैं, आप जानते हैं केमिस्ट्री तो ज्यादा से ज्यादा उसी पे डिपेंड होता ही है। 2 आपको पॉइंट बताएगा, तीसरा आ जाएगा एक्सेप्शन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर? तो ये हो जाएंगे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 1 they considered as नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हमारा 1 है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हमारा 1 है तो हम उसे किसमें क्या बोलते हैं? उसे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर उसे बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये चीजें यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आते हैं वो आता है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज केल्विन? केल्विन क्या होता है? तो सिंपल सा चीज है। केल्विन क्या है? केल्विन इज अ यूनिट ऑफ टेम्परेचर। केल्विन इज अ यूनिट ऑफ टेम्परेचर। केल्विन जो होते हैं वो एक टेम्परेचर का यूनिट होता है, जिसमें क्या बोले जाते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन, ठीक है ना। जैसे कि आप जानते हैं टेम्परेचर को मेनली 3 यूनिट में हम लोग स्टडी करते हैं, केल्विन, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये जो हमारा केल्विन है वो भी एक तरह का यूनिट है टेम्परेचर का, जिसे कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन होते हैं बच्चे, और आप यहाँ से ये रिमेम्बर रखेंगे, ठीक है ना। आप देख रहे हैं क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बहुत इजी हैं, लेकिन क्या है मैंने आपको पहले ही बोला कि आज मैं बिल्कुल शॉर्ट छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, ठीक है ना। छोटे छोटे कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19, give two examples of diffusion।
डिफ्यूजन के 2 एग्जाम्पल आपको बताने हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट डिफ्यूजन का 2 एग्जाम्पल आप बताइए क्या होंगे, ठीक है ना। तो डिफ्यूजन ऑफ ब्रोमीन वेपर विथ एयर पढ़े होंगे आपने क्लास में। डिफ्यूजन ऑफ ब्रोमीन वेपर इन एयर, जिसमें बोला गया था ये आपका टेस्ट ट्यूब था, ठीक है ना। ये यहाँ पे छोटे छोटे स्मॉल पोर्स थे, इसमें ब्रोमीन वेपर दिया गया था आपको। क्या दिया गया था? ब्रोमीन वेपर। और यहाँ पर प्रेजेंट था आपका एयर। एयर का कलर कैसा था बच्चे? कलरलेस थे, ठीक है। इनका जो कलर था वो रेडिश ब्राउन कलर के थे, ठीक है ना। तो ये आधा ब्राउन कलर रेडिश ब्राउन थे, आधा मतलब व्हाइट था। आफ्टर सम टाइम ये दोनों का कलर रेडिश ब्राउन हो गया, इसका मतलब दोनों के बीच में क्या हो गए बच्चे? डिफ्यूजन हो गया, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ से रिमेंबर रखेंगे। नेक्स्ट जो आप बोल सकते हैं डिफ्यूजन का, अगर आपको एग्जाम्पल पूछा जाए कि और भी एग्जाम्पल बताइए, ठीक है ना। तो प्रेजेंस ऑफ CO2 and O2 in water। आप जानते हैं जैसे एक्वाटिक जो पानी जैसे रिवर होते हैं, तो रिवर के अंदर भी तो प्लांट्स और एनिमल्स जिंदा होते हैं, लेकिन उसे जिंदा रहने के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना जरूरी है। तो वो कहाँ से लेते हैं? तो वो क्या होते हैं कि वाटर में प्रेजेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो ये भी एक तरह का क्या हो गया? डिफ्यूजन का प्रोसेस हो गया, ठीक है ना। ये चीज आप यहाँ से रिमेम्बर रखेंगे। और बहुत सारे एग्जाम्पल है डिफ्यूजन का, तो परफ्यूम का भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, स्मेल ऑफ फूड का भी दे सकते हैं, अगरबत्ती का भी, इंसेंस, बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती का जलना, वो भी एक तरह का डिफ्यूजन ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव द टेम्परेचर at which water exists in 2 different phases और state। यहाँ पे बोला जा रहा है बच्चे कि 2 ऐसे टेम्परेचर का नाम बताइए, 2 ऐसे टेम्परेचर बताइए जिस टेम्परेचर पे जो कोई भी सब्सटेंस है वो 2 स्टेट में होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि फर्स्ट अगर लिख लेते हैं एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होते हैं? वाटर कैन बी सॉलिड और लिक्विड। जैसे 0 डिग्री टेम्परेचर आने के बाद लिक्विड जो होते हैं वो सॉलिड में भी चेंज होना स्टार्ट होते हैं, और ऐसी 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड लिक्विड में भी चेंज होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आते हैं एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। वाटर कैन बी लिक्विड और गैसेस, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लिक्विड के फॉर्म में भी हो सकते हैं और गैसेस के फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो ये आप बता सकते हैं। तो जो हमारा चैप्टर था, जो हमारा पार्ट था बच्चे, वो आज यहीं खत्म होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा इसमें भी आपको मैक्सिमम 20 to 30 क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे, जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। आज मैंने आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करवाया, फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में शॉर्ट क्वेश्चंस करवाऊंगी, और उसके बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चन करके हमारा ये जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएंगे। तो मैंने आज आपको 20 क्वेश्चंस करवाए हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, लेकिन सिंपल तभी आपको लगेंगे जब आप पढ़े हुए होंगे, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। तो मैंने हर एक चीज को, छोटे छोटे पार्ट को तोड़ तोड़ के मैंने इसमें आंसर बताया है। लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको लिंक दिए हुए होंगे मेरे सारे चैप्टर्स के, तो आप वहां से जाकर के स्टडी कर लेंगे। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। गुड डे, थैंक यू।